पेड न्यूज के बारे में जो बड़ी चर्चा शुरू हुई वो 2009 के लोकसभा चुनाव में, ये टर्म भी पेड न्यूज कहें कि उस समय ये बात सामने आई, लेकिन ये प्रवृत्ति उस समय ही शुरू हुई ये नहीं कहा जा सकता, ये पहले से भी चल रहा था। उस समय सबसे ज़्यादा इस विषय को उठाया हम सबके आदरणीय रहे स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर लिखा इस पे, और एक तरीके से पेड न्यूज के खिलाफ एक अभियान चलाया जिसमें बाद में पी साईनाथ जुड़े, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और उनके लिखने के बाद कई कार्यक्रम हुए, कई गोष्ठियाँ हुई और उसके बाद प्रेस काउंसिल की एक कमेटी बनती है 2 लोगों की, जिसके एक मेंबर परंजय गुहा ठाकुरता थे, दूसरे मेंबर के श्रीनिवास रेड्डी थे। और इस कमेटी ने काफ़ी दिनों तक काम करके, बहुत सारे लोगों से बात करके, उसमें राय साहब ने मुझे भी एक बार परंजय से मिलने के लिए भेजा और मैं भी उनके साथ लग गया। और ख़ास तौर पे हिंदी मीडिया में जो पेड न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें थी उसकी जिम्मेदारी उन लोगों ने मुझे दी कि उन सबको जुटाना। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों से, हरियाणा में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, सब लोगों से बात करके हिंदी की जो भी चीज़ें उस रिपोर्ट में हैं वो सब इकट्ठा करके हमने दिया। अंग्रेजी में दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से जो चीज़ें थी वो पी साईनाथ ने दी। अब ये सब करके एक रिपोर्ट बनी, 71 पेज की रिपोर्ट थी वो और करीब 32,000 शब्द हैं उसमें। और जब इस रिपोर्ट को जारी करने की बात आई तो आपको हैरानी होगी कि काउंसिल के सदस्य 2 धड़े में बट गए और ये कहा कि ये रिपोर्ट हम जारी नहीं कर सकते। फाइनली वो रिपोर्ट 1 अप्रैल 2010 को तैयार हुई थी और वो रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इस बीच प्रभाष जी हमारे बीच नहीं रहे नवंबर 2009 में। उसके बाद जो पहला जन्मदिन उनका आया 15 जुलाई 2010, उस दिन गांधी स्मृति से एक वेबसाइट उनके नाम पे जारी की गई, लॉन्च किया गया और उस वेबसाइट पे राय साहब के कहने पे वो पूरी रिपोर्ट डाल दी गई। और उसके बाद उस रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद करवाया राय साहब ने और उसी साल नवंबर-दिसंबर में एक किताब छपी जिसका नाम है काली खबरों की कहानी, जिसका संपादन राय साहब ने किया। उसमें 2 खंड हैं। पहले खंड में उस पूरे रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है, दूसरे खंड में प्रभाष जी के लेख हैं और पेड न्यूज पे उस समय जो भी लोग लिख रहे थे उनके उसमें लेख, रिपोर्ट, कई सारी चीज़ें हैं। तो यानी पहले खंड से आपको सबसे प्रामाणिक जानकारी पेड न्यूज पर मिलेगी कि कैसे कैसे ये पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ, कैसे चला। और जो सेकंड पार्ट है उसका, उससे ये जानकारी मिलेगी कि पेड न्यूज को लेके सरकार में, हमारे संस्थाओं में और इवन ये समिति का गठन कैसे हुआ, समिति के अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कौन से लोग विरोध कर रहे थे, किन के कहने पे कर रहे थे, अंदर जो वोटिंग हुई वहाँ पे फाइनली एक रिपोर्ट जारी करनी है कि नहीं करनी है, उसमें कौन से लोग जारी करने के पक्ष में थे, कौन से लोग उसको दबाने के पक्ष में थे, पूरी जानकारी उस किताब से मिलती है। इस किताब की बिल्कुल शुरुआत में ही एक पेज है, पहला पन्ना है, जिसमें कि प्रभाष जोशी जी का जो एक लेख छपा है 1 जून 2009 को जनसत्ता में, उसका कुछ अंश है, वो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बीमारी है और इसका कितना गहरा असर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। प्रभाष जी लिखते हैं, हमारी राजनीति का जो भी पतन हुआ हो, प्रेस का पतन भी कम दुखदाई और खतरनाक नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारी प्रेस ने अपनी स्वतंत्रता बेचकर जनता के भरोसे के साथ धोखाधड़ी की है। पूरे चुनाव में शायद ही कोई खबर ऐसी हो जो अखबार में अपनी पहल और जिम्मेदारी के साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र रहकर खोजी, बनाई और छापी हो। हिंदी इलाके के सभी प्रदेशों के बड़े अखबारों ने पैकेज बनाकर हर उम्मीदवार को बेचे हैं। इक्के दुक्के अपवाद जरूर हैं, यानी कि इस बार अखबारों ने पत्रकारिता का अपना धर्म पूरा नहीं किया। सब उम्मीदवारों का प्रचार खबरें बनाकर ऐसे छापा जैसे वे अखबार न होकर प्रिंटिंग प्रेस के बुलेटिन हो। चुनाव की जो खबरें आपने पढ़ी सब झूठी थी। लोकतंत्र की रक्षक प्रेस ने इसे झूठा बना दिया। इससे ये पता चलता है कि 2009 में पेड न्यूज का स्केल क्या था, किस स्केल पे पेड न्यूज चल रहा था। इसके बाद 16 अक्टूबर 2009 को प्रथम प्रवक्ता में एक रिपोर्ट छपती है जिसके लिए मैं प्रभाष जी का इंटरव्यू करने गया और उस समय मैं प्रभाष जी से पूछ रहा था कि आगे क्या करेंगे, इस समस्या का कैसे समाधान होगा। उसमें बहुत सारी बातें बताई कि वो पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करना चाहते हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, संस्थाओं को कैसे एंगेज करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने एक बात कही कि ये
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये उनका ये कोट बाकायदा छपा हुआ प्रथम प्रवक्ता के उस रिपोर्ट में जो 16 अक्टूबर 2009 को प्रकाशित हुई है और काली खबरों की कहानी पुस्तक में भी है। इसी पुस्तक के पूर्व कथन में राय साहब लिखते हैं, ये भी एक बड़ा रेलिवेंट है यहाँ पे उसको कोट करना, जो मैंने पहले बात कही कि पेड न्यूज नाम हम लोगों ने पहली बार भले ही 2009 में सुना था, लेकिन ये चीज चल रही थी पहले से। उसके बारे में राय साहब लिखते हैं, यह किस्सा नया नहीं है। कुछ लोगों को अवश्य यह चौंकाता है क्योंकि वे समझते हैं कि पहली बार ऐसी कोई गलत बात चुनाव में हुई है। इसे कई अवसरों पर मैंने दोहराया है और कहा है कि यह धंधा कम से कम 2 दशक पुराना है। 2010 में राय साहब लिख रहे हैं, धंधा कम से कम 2 दशक पुराना है, यानी 90s से ये चीज शुरू हो गई है। उसका चलन गुजरात और महाराष्ट्र में था। वहां चुनाव की रिपोर्टिंग में जो गए वे देख समझ कर आए हैं। जो रोग पहले इक्के दुक्के राज्यों में दबे छुपे चल रहा था, वह महामारी बनकर हिंदी पट्टी में पिछले लोकसभा चुनाव में फैल गया। नया यही है, पर इतना ही नहीं है। इसकी जड़ें पाताल तक पहुंच गई है। जो हम देख पाते हैं वह बहुत छोटा हिस्सा है। अगला लाइन जो राय साहब लिख रहे हैं वो बता रही है कि कैसे ये बीमारी, पेड न्यूज की बीमारी, लोकतंत्र को खोखला कर रही है। वो लिखते हैं, खबरों के धंधे से लोकतंत्र को खतरा है। पत्रकारिता लोकतंत्र की कोख से निकली है। यह भी कह सकते हैं कि भारत में पत्रकारिता ने लोकतंत्र को बनाया और सार्थक किया है। जिस पत्रकारिता ने लोकतंत्र को उसके पैरों पर खड़ा किया, चलना सिखाया और आम आदमी को उसकी गरिमा दिलाई, वह इस धंधे में पड़कर बीमार हो गई है। अब ये कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे पेड न्यूज की, जो समस्या है, जो बीमारी है उसकी। अब एक बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे काफ़ी नए दिख रहे हैं जो 2009 के उन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं होंगे। उनको समझने के लिए कि पेड न्यूज को का आखिर डिफिनीशन क्या है, हम किसको पेड न्यूज कहें, तो मैं फिर वापस उसी रिपोर्ट को कोट करूँगा जो प्रेस काउंसिल ने बनाई थी, जिसे दबाया गया और जिसे बाद में जारी किया गया प्रभास जी के वेबसाइट के माध्यम से। उसमें वो रिपोर्ट कहती है कि पेड न्यूज वो सामग्री है जो वास्तव में विज्ञापन होती है, लेकिन उसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठक या दर्शक यह समझता है कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता है, जबकि इसके पीछे भुगतान किया गया होता है। समाचार और विज्ञापन के बीच की रेखा जानबूझकर धुंधली कर दी जाती है। यानी जब पैसे लेकर किसी व्यक्ति, पार्टी, कंपनी या उम्मीदवार के पक्ष में खबर छापी या दिखाई जाए और उसे समाचार का रूप दिया जाए तो वह पेड न्यूज है। अब इसकी कुछ बानगी मैं 2009 के लोकसभा चुनावों से ही आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे 15 अप्रैल 2009 को दैनिक जागरण का रांची संस्करण है, उसके पेज नंबर 3 पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वहाँ की, उसके एक उम्मीदवार कामेश्वर बैठा थे, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज छपता है। उस पर उस खबर में दावा किया गया था कि कामेश्वर बैठा को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, उनके पक्ष में लहर है, वे पलामू लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगे। इस खबर में किसी जर्नलिस्ट का कोई बाईलाइन नहीं था और इसका फॉन्ट भी डिफरेंट था, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एडवर्टोरियल कंटेंट है, विज्ञापन है या किसी पैकेज का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी पेज पे एक न्यूज है जिसमें बाईलाइन भी है, एक जर्नलिस्ट का नाम भी है, और उसमें कहा जा रहा है कि इस लोकसभा सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब एक ही पेज पे एक खबर है जो जिसमें कह रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर फाइट वाली सीट है, और दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि कामेश्वर बैठा के पक्ष में लहर है और कामेश्वर बैठा जीतने जा रहे हैं। इसी अखबार दैनिक जागरण के रांची संस्करण का एक बार फिर से उदाहरण लें, 13 अप्रैल 2009, पेज नंबर 7, चतरा लोकसभा सीट है झारखंड में। वहां इसी लोकसभा सीट पर 2 न्यूज पब्लिश होती है। पहली खबर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नागमणि के पक्ष में थी। इसकी हेडलाइन थी, नागमणि को हर वर्ग और समुदाय का समर्थन मिल रहा है। खबर का आशय यह था कि उनकी जीत लगभग तय है। एक ही पेज पे नागमणि को जिता रहे हैं, उसी पेज पे जेडीयू के उम्मीदवार वहां पर अरुण कुमार यादव थे, उनके बारे में खबर छपी है कि अरुण कुमार यादव की स्पष्ट जीत। मतलब पेड न्यूज हम छाप भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी इतनी बेहयाई है कि एक ही पेज पे हम बिल्कुल एक ही सीट के 2 उम्मीदवार को हम जिता रहे हैं। मतलब कोई डर भय नहीं, पब्लिक क्या समझेगी, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। अब सेम चीज, यही सारी चीजें वहां पे 2 अखबार और रांची से निकलते हैं, प्रभात खबर और हिंदुस्तान। उनके लोकसभा चुनाव में हुए, उसमें भी कई उम्मीदवारों के प्रशंसा में लेख प्रकाशित हुए। लेकिन प्रभात खबर में जो छपी चीजें उसके
ऊपर लिखा होता था पीके मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव, यानी वो क्लियरली बता रहे थे कि ये विज्ञापन है। हिंदुस्तान में जो खबरें छप रही थी उसके नीचे लिखा होता था एसटी मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव, यानी ये क्लैरिटी थी वहां पे कि ये विज्ञापन है। और जागरण का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें कहीं से ये लिखा हुआ नहीं है, यानी वो आम खबर की तरह इन चीज़ों को, पेड न्यूज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन यही हिंदुस्तान अखबार, जब इसका बिहार संस्करण आप उस तौर का एनालाइज करेंगे, 16 अप्रैल की हिंदुस्तान का पटना संस्करण है, बैनर हेडलाइन है पहले पेज पर, बैनर हेडलाइन यानी पूरे 8 कॉलम की जो हेडलाइन होती है, उसमें लिखा है, हेडिंग है, बिहार में इतिहास रचने के लिए तैयार कांग्रेस। और उस बैनर हेडलाइन के नीचे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई न्यूज़ नहीं है इससे रिलेटेड। बैनर हेडलाइन के बाद दूसरी खबरें शुरू हो रही हैं, मतलब पब्लिक को देख के लगेगा कि, और उसके एक दो दिन के बाद वहां पे वोटिंग थी, मेरे ख्याल में 19 को वोटिंग थी या 17 को वोटिंग थी। तो एक माहौल बनाने के लिए कि कांग्रेस तो जीत ही रही है, आम आदमी को, आम पाठक को देख के ये लगे कि ये फला पार्टी तो जीत ही रही है, इस तरीके से चीजें चल रही थी उस समय। ऐसे मतलब 20 उदाहरण है जिनको हम गिनाने लगे तो वो समय थोड़ा कम पड़ जाएगा। ये सारी डिटेल आपको प्रेस काउंसिल की उस रिपोर्ट में मिलेगी और राय साहब के संपादन में जो किताब छपी है उसमें मिलेगी। ऐसे 25 उदाहरण मिलेंगे आपको एक एक अखबार के, हर स्टेट के, हिंदी के साथ साथ मराठी के, दक्षिण भारतीय भाषाओं के, सारे उस पर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब राय साहब को जहाँ पर मैंने कोट किया वो उससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी पे, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे इसका क्या असर है। अब उसी रिपोर्ट में इसको कैटेगराइज करके बताया गया है कि आखिर पेड न्यूज का डेमोक्रेटिक सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट कहती है कि पहला धोखा पेड न्यूज प्रकाशित करके मीडिया संस्थान जनता को दे रहे हैं। जनता को ये बता नहीं रहे हैं कि ये विज्ञापन है और आप समाचार बता के वैसी चीज उन्हें परोस रहे हैं जिसके लिए आपने पैसे लिए हैं। दूसरा, आपका काम है, मतलब जर्नलिज्म के पहले क्लास में पढ़ाया जाता है कि टू इन्फॉर्म टू, आप उनको सही सूचना नहीं दे रहे हैं, आप वो सूचना दे रहे हैं जिसके बदले आपने पैसे लिए हैं। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट कहती है दूसरा धोखा चुनावी व्यवस्था के साथ, क्योंकि जो पेड न्यूज के लिए आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो आपके ऑफिशियल इलेक्शन के खर्चे में नहीं ऐड हो रहा है, यानी आप वास्तविक चुनाव खर्च छिपा रहे हैं और चुनाव आयोग ने जो सीमा निर्धारित की है खर्चे की उसका उल्लंघन हो रहा है। तीसरा धोखा कानून के साथ, यानी मीडिया संस्थानों को भी जो पैसा पेड न्यूज के लिए मिल रहा है वो सीधे सीधे विज्ञापन में बुक नहीं हो रहा है, उसके बुकिंग के तरीके दूसरे अपनाए गए, यानी कि उनके अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है, यानी वो पैसा उस अगर विज्ञापन में जाता तो उस पर जो टैक्स आता वो नहीं आ रहा है। और इनकम टैक्स से लेके कंपनी एक्ट के कई सारे प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है। यानी पेड न्यूज सिर्फ पत्रकारिता का भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि एक चुनावी भ्रष्टाचार भी है और आर्थिक अपराध भी है। अब ये बात उठती है, प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट में कहती है कि भाई आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सीधे सीधे मतलब पत्रकारों की तो सिर्फ इसमें गलती है नहीं, तो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करता है अपनी रिपोर्ट में और कहते हैं कि इसमें मीडिया मालिक, मार्केटिंग विभाग, विज्ञापन एजेंसियां, पीआर कंपनियां और पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिनको लगता है कि ये तरीका हो सकता है, ये सारे स्टेक होल्डर हैं जिनको जिम्मेदार ठहराया है उस रिपोर्ट ने। और ये बताया कि कैसे 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए और बाद में उसी साल हुए महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए रेट कार्ड और पैकेज तैयार किए गए। कोई अगर एमएलए का चुनाव लड़ रहा है उसका पैकेज अलग है, उस पैकेज में अलग अलग कैटेगराइजेशन है, कितने पैसे देंगे तो आपके लिए ये कवरेज होगा, इतने पैसे देंगे तो ये कवरेज होगा। ये सारे पैकेजेज हम लोगों को मिले जो उस रिपोर्ट में शामिल की गई और इसके बदले पॉजिटिव खबरें हैं, इंटरव्यू हैं, आपके जो विरोधी उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ खबरें हैं, स्पेशल कवरेज है, सबकी कीमत तय कर की गई और बोली लगाई गई बिल्कुल उसकी। कई उम्मीदवारों ने इसके लिए शिकायत भी की, जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे थे चंद्रशेखर जी के टाइम में हरमोहन धवन, यूपी में चुनाव लड़े थे राम इकबाल सिंह, इन सारे लोगों से भी हम लोगों ने बात की। जी अतुल अंजान, तो कई सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन लोगों ने पूरे डिटेल में बताया कि उन्हें कैसे मीडिया कंपनियों ने अप्रोच किया और अगर उन्होंने पैकेज नहीं खरीदा तो उनके खिलाफ कैसे कैंपेन पूरा चलाया गया। ये पूरा ब्यौरा आपको उस रिपोर्ट में मिलेगा, राय साहब की किताब में मिलेगा। अब मीडिया की ताकत क्या है
आखिर कोई क्यों देखता है, कोई अखबार क्यों पढ़ता है, कोई न्यूज़ टेलीविज़न समाचार चैनल क्यों देखता है? क्योंकि आप मानते हैं कि जो सूचना आ रही है वो क्रेडिबल होगी। क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी करेंसी है मीडिया की। इस सारे प्रोसेस में उसी करेंसी को ख़त्म करने का काम किया गया और समाचार संस्थानों की साख को पूरा इससे काफ़ी गहरा धक्का पहुंचा। और पत्रकारों के बारे में एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी, अगर आप किसी एमएलए के पास जाएं, एमपी के पास जाएं और उसके बारे में पास अगर ये धारणा बनती है कि ये तो चुनाव के समय पैकेज बना के पैसा लेने आ जाते हैं, तो कोई बहुत इज्जत वाली स्थिति नहीं रहती है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखेंगे, भारत की मीडिया की क्रेडिबिलिटी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो बस एक 2026 की जो रिपोर्ट है, इसमें जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके जो संस्था है वो बनाती है, उसमें 157 रैंक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे क्रेडिबिलिटी के फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी स्थिति हमारे यहाँ के मीडिया की नहीं है। और ये मीडिया संस्थान के मालिकों के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए, पत्रकारों के साथ साथ, क्योंकि उनकी कमाई, उनका आय इसी पे टिका हुआ है कि उनका प्रोडक्ट कितना क्रेडिबल है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि पेड न्यूज़ टर्म भले ही नहीं था, लेकिन इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और 2009 में पॉलिटिकल फील्ड में बहुत खुल के आया, लेकिन कॉरपोरेट से पेड न्यूज़ का सिलसिला इसके पहले से चल रहा था, नाम इसका अलग था, जैसे मीडिया नेट या प्राइवेट ट्रीटीज। इसका फॉर्मूला ये था कि मीडिया कंपनियां जो कॉरपोरेट कंपनी में हिस्सेदारी लेती, जैसे उसी दौरान काम करने के दौरान ही एक अनुभव आया कि नोएडा में किसी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट आ रहा था बड़ा सा, और एक सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार, उसमें विज्ञापन के बदले और पॉजिटिव कवरेज देने के बदले कुछ फ्लैट ले लिए, और वो फ्लैट उस अखबार की एक एजेंसी वहाँ पे जाके उसको कुछ समय के बाद जब रेट थोड़े बढ़ गए, थोड़ा 1-2 टावर खड़े हो गए, तो उसको बेचने का काम शुरू हुआ। तो इस तरह के मॉड्यूल पहले से चल रहे थे जो पेड न्यूज़ के रूप में पॉलिटिकल सेक्टर में। अब ये बात पहुंची सेबी तक। सेबी जो है वो शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, उसने फिर इस पे एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि अगर इस तरह का कोई डील है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप अगर उसकी खबर छाप रहे हैं तो उसमें बताना पड़ेगा कि इस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी है। अब इन सब के बीच ये हुआ कि जर्नलिज्म को लेकर के मीडिया संस्थानों में जहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही थी, एक नैतिक संकट भी उनके लिए है, क्योंकि एडिटर्स की भूमिका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मार्केटिंग के लोग पैकेज ले आते हैं और वो कहते हैं कि ये छापना है, और एक तरीके से जो एडिटोरियल डिसीजन होना चाहिए कि कौन सी खबर छापनी है, कौन सी खबर नहीं छापनी है, वो डिसीजन मार्केटिंग के लोग और दूसरे लोग ले रहे हैं, और जो एडिटोरियल के लोग हैं उनके सामने उसको फॉलो करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब आप टाइप करेंगे गूगल पे जाके चाइनीज़ वॉल इन जर्नलिज्म, चाइनीज़ वॉल एक चीन की दीवार हम लोग जानते हैं, लेकिन जर्नलिज्म में जो चाइनीज़ वॉल है वो इथिकल वॉल उसका एक है माना जाता है। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि अ चाइनीज़ वॉल और इथिकल वॉल इन जर्नलिज्म इज एन इनविजिबल स्ट्रक्चरल एंड इथिकल बैरियर दैट सेपरेट्स द मीडिया आउटलेट्स एडिटोरियल टीम and from its business side. It ensures news decisions are based purely on public interest, not commercial or financial gain. लेकिन स्थिति क्या थी पेड न्यूज़ के समय कि बिल्कुल पर्सनल कॉमर्शियल गेन से ड्राइव होके वो चीज़ें चल रही थी। तो क्या 2009 के बाद या 2010 में वो रिपोर्ट आने के बाद पेड न्यूज़ की समस्या ख़त्म हो गई? जवाब है, नाम पेड न्यूज़ नहीं है, उसका स्ट्रक्चर बदल गया है, फॉर्म बदल गया है, लेकिन वो चीज़ आज भी चल रही है। इसके लिए मैं टर्म ढूंढ रहा था कि क्या इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग भी रोज़ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बड़े मीडिया संस्थान में एक मुख्यमंत्री का एक रील आता है और कहा जाता है कि ये रील आपके नॉर्मल न्यूज़ फ्लो में जो रील चल रहे हैं उसमें डालना है इसको, और उसको लेके काफ़ी हाय तौबा मचती है संस्थान के अंदर। लोग कहते हैं नहीं ये कैसे डाल देंगे, ये तो बिल्कुल उनके प्रचार की तरह है। सवाल ये नहीं है कि किसी एक मुख्यमंत्री का ये है, हर मुख्यमंत्री यही काम कर रहे हैं। कोई मीडिया संस्थान उनके खिलाफ खबर छाप दे तो उसका विज्ञापन बंद हो जाता है, उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। तो ये पॉलिटिकल वर्क को भी सोचना होगा कि हमको मीडिया से अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, तो क्या हमको सीधे झगड़े का रुख अख्तियार करना है
या मीडिया के उस दायरे का सम्मान करना है। तो अभी जो चीज़ें चल रही है उसमें मुझे जो एक टर्म लगा हुआ है कि पेड नैरेटिव फार्मिंग का दौर चल रहा है। यानी पहले उम्मीदवार पैसा देता था, अखबार पॉजिटिव खबरें छापती थी और ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल छुपाया जाता था। ट्रांजैक्शन आज भी छुपाया जाता है। इसको कवर दिया जाता है कभी नैरेटिव मैनेजमेंट के नाम पे, कभी ब्रांडेड कंटेंट के नाम पे, कभी इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के नाम पे, कभी डिजिटल एडवर्टीजमेंट के नाम पे, कभी कॉरपोरेट पॉलिटिकल नेक्सस के नाम पे। आज आप देखते हैं कि ब्रांडेड कंटेंट का जमाना चला हुआ है और बहुत छोटा सा स्पॉन्सर्ड, पार्टनर्ड ब्रांड कंटेंट, और कई बार तो ये भी नहीं लिखा होता है। आप कोई मैगजीन उठाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल न्यूज के साथ बीच में एक चीज़ ऐसी रहेगी जो सामान्य पाठक शायद नहीं समझ पाए, जर्नलिज्म के लोग शायद समझ जाएं कि ये पेड कंटेंट है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये पेड कंटेंट है। नैरेटिव का पैकेज बनाया जा रहा है, बाकायदा मीडिया संस्थानों में कहा जा रहा है किसी मुख्यमंत्री को कि आपकी हम विकास पुरुष की इमेज बनाएंगे, आपको हम फला मॉडल, उनके नाम से कोई डेवलपमेंट का मॉडल, हम वो इमेज गढ़ेंगे, और आपके जो अपोजिशन के लोग हैं उनको हम फला तरीके से ब्रांड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कोई एक पार्टी नहीं चला रही है, जो जहाँ सत्ता में है वो इसी ढर्रे पे चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं। मीडिया संस्थान भी ऐसे हो गए हैं जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ खड़े हैं, जिनके पास प्रिंट भी है, टीवी भी है, डिजिटल भी है। डिजिटल में भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जितने प्लेटफॉर्म, जितनी बॉम्बार्डिंग जितने तरीके से वो कर सकते हैं वो सब चीज़ें चल रही हैं। एक और ट्रेंड देख रहे हैं इसमें, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम करने का। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, कॉरपोरेट लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर, और बाकायदा उन इंटरव्यूज के पहले ये तय होता है कि आपको ना थोड़ा ग्रिल करेंगे इस सवाल पे, ठीक है, पहले ही तय हो जाता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि बिल्कुल ना पेड ये इंटरव्यू चल रहा है। तो ग्रिल करने वाले सवाल भी पहले तय कर लिए जाते हैं कि इस सवाल पर ग्रिल करेंगे, तो उनका जवाब आप तैयार रखिएगा, ताकि आम आदमी को लगे कि बिल्कुल ऑर्गेनिक इंटरव्यू है, जर्नलिज्म के एथिक्स, जर्नलिज्म के वैल्यूज़ के साथ इंटरव्यू लिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि वो पेड है, दूसरे तरीके से ऑब्लाइज करके चलवाई जा रही है, और ये बढ़ता जा रहा है। कई बार ये इसके पेमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, कई बार ब्रांड पार्टनरशिप के तौर पे, कई बार कंसल्टेंसी फी के तौर पे। एक और आज जो दिख रहा है चीज़ वो है सर्वे और ओपिनियन पोल का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। नया क्षेत्र है, अपने हिसाब से सर्वे असाइन करना, कंडक्ट कराना और उसके रिपोर्ट को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करना, और ये पहले से ही एक नैरेटिव गढ़ देना कि फला आदमी जीतने जा रहा है। और इसमें भी फिर हम कहेंगे कि कोई एक पार्टी नहीं है, आप जहां जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में सत्ता है, और यही काम कॉरपोरेट सेक्टर में भी हो रहा है। किसी प्रोडक्ट के प्रति किसी को चलाना है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, किसी सेलिब्रिटी के लिए उस सेलिब्रिटी के फेवर में माहौल बनाना है। बॉलीवुड से लेके क्रिकेट की दुनिया से लेके ऐसी दसियों चीज़ें हैं कि उनके फेवर में एक हजार पेज बना के उनके फेवर में चीज़ चल रही है, वो खुद ही 100 पेज उनको ट्रोल करेंगे ताकि जनता में चर्चा हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही, ये सब चैलेंजेज हैं। 2010 की जो प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट थी उसमें प्राइवेट टीटी की बात की गई थी। आज जो खतरा है इसका जो आधुनिक स्वरूप है वो है क्रॉस मीडिया ओनरशिप, यानी मीडिया ग्रुप ही अखबार भी चला रहा है, पावर प्रोडक्शन भी कर रहा है और बिल्डिंग भी बना रहा है। तो ये सोचना होगा अखबारी घरानों के, मीडिया घरानों के मालिकों को कि जब आप इतने सारे धंधे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सरकार के साथ और सत्ता के साथ आंख में आंख डाल के जो जर्नलिज्म आप करते थे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। पेड न्यूज़ का एक जो और आधुनिक रूप है वो है एल्गोरिथमिक प्रमोशन। आज यूट्यूब हो, फेसबुक हो, गूगल हो, ट्रेंडिंग हैशटैग एक्स पे चलना हो, ये प्लेटफॉर्म ड्रिवन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि आपको लगता है कि आप ट्वीट कर रहे हैं, आपकी चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो लोग चला रहे हैं उनके जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको पता है कि उन किन पॉलिटिकल या किन कॉरपोरेट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उनको क्या ट्रेंड कराना है। वो चाहे पेड ट्रेंड हो, बूस्टेड पोस्ट हो, माइक्रो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 2010 में सवाल था कि क्या खबरें पैसे लेकर छापी गई हैं। 2026 में सवाल है क्या न्यूज़ जो आपके सामने आ रहा है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का प्रोडक्ट है। जी,
या किसी पॉलिटिकल, कॉरपोरेट या आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के द्वारा बनाया गया नैरेटिव है। अब सवाल ये आखिरी में बस 1 मिनट कि इसका समाधान क्या हो सकता है। रिपोर्ट बताती है, वही मैं वापस उसी रिपोर्ट को कोट करना चाहूँगा जो 2010 की है। उन्होंने 4 स्तर पे इसके सुधार की बात कही है। पहला, चुनाव आयोग की भूमिका, जिसमें पेड न्यूज को चुनावी खर्चे में शामिल किया जाए, दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई हो। प्रेस काउंसिल को मीडिया काउंसिल में बदला जाए और सिर्फ फटकारने की बजाय सजा देने की शक्ति भी मिले। और मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो कि समाचार और विज्ञापन स्पष्ट रूप से अलग दिखे, हितों के टकराव की जानकारी सार्वजनिक की जाए और मीडिया संस्थानों में आचार संहिता बने। हालांकि मीडिया संस्थानों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो आचार संहिता बनेगी उसका कितना पालन होगा। अंत में एक बात और, अभी से 30 साल पहले अमेरिका में लोग चिंतित थे वहाँ पे कि वहाँ की मीडिया की स्थिति खराब हो रही है, उनके वैल्यूज मिस हो रहे हैं, पब्लिक वैल्यूज नहीं है, कॉर्पोरेट वैल्यूज हावी हो रहे हैं। तो हार्वर्ड फैकल्टी क्लब में 1997 में 25 पत्रकार जमा होते हैं और वो वहाँ की पत्रकारिता की स्थितियों को लेकर के चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए। एक वहाँ पे बनती है कमेटी ऑफ कंसर्न जर्नलिस्ट और 2 साल तक ये कमेटी काम करती है, बहुत सारे रिसर्चर्स को अपने साथ जोड़ती है। 300-400 लोग काम करते हैं, करीब 200 पत्रकारों का इंटरव्यू करते हैं और फिर एक किताब आती है एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, जिसमें वो बताते हैं कि उस समय जो वहाँ के जर्नलिज्म के सामने जो संकट था उसके समाधान के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। वो 9 रास्ते बताए हैं। मेरा कहना यह है कि क्या अभी जब जर्नलिज्म के इन संकट, वो चाहे पेड न्यूज हो, वो चाहे नैरेटिव फार्मिंग हो, क्या ऐसी कोई पहल भारत में हो सकती है? हम उसमें यहाँ पे कोई ऐसी चिंता करके आपस में विचार विमर्श करके क्या कोई रास्ता निकाल सकते हैं? इस प्रश्न के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।